दिस आउट। दिस आउट क्या है? अपना बर्थ चार्ट की अपन रीडिंग कैसे करेंगे? और उसकी एनर्जी इक्वल कैसे? इससे पहले मैं तुम्हें छोटी छोटी दो तीन चीजें बता देता हूँ जो बर्थ चार्ट की रीडिंग में काम आए, जो अब तक अपन ने डिस्कस नहीं की। ठीक है, वो क्या है? जैसे हमारे जोडियक साइन है ना, 12 जोडियक साइन है, सबको पता है। 12 जोडियक साइन है वो, राशि है, हाउसेस है। तो इनको 4 एलिमेंट में विभाजित किया गया है। एलिमेंट्स तो होंगे ना। सो द फर्स्ट इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में कौन कौन है? फायर एलिमेंट में कौन कौन है? अभी पीछे फायर एलिमेंट की अपन बात करें, इसमें है एरिज फर्स्ट हाउस, लियो फिफ्थ हाउस। कालपुरुष चार्ट की बात कर रहे हैं अपन। आपके चार्ट में ये कहीं भी हो सकते हैं, फर्स्ट हाउस हो सकता है फायर साइन। एंड सजिटेरियस, धनु, ये भी फायर साइन। 159। क्या है? धर्म, परपंच। सेकंड क्या है? अर्थ, परपंच। धर्म ना, धर्म ट्राइन को अपन यही बोलते हैं कि धर्म ट्राइन पर अपन ने चर्चा की थी ना, पर्पज ऑफ लाइफ, धर्म। तो ये धर्म ट्राइन के जो तीनों साइन है, ये फायर एनर्जी। अर्थ साइन, अब दूसरा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में कौन सी आएंगी? 2, 6 और 10। टॉरस, विर्गो, वर्गो एंड कैप। ठीक है, ये क्या है? अर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन। ग्राउंडिंग मतलब ग्राउंडेड रहना चीजें। ये एनर्जी है हमारे चार्ट। जहां जहां ये साइन होंगे वहां में ग्राउंडेड, वहां में अर्थ एलिमेंट है। जहां ये साइन होंगे वहां फायर एलिमेंट है। एंड द नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या है? माइंड है, कम्युनिकेशन है, आइडियाज है। अब क्या है? ये है 2, 6 और 10। काल पुरुष चार्ट। ठीक है, यहाँ है जेमिनाई। जेमिनाई है कि नहीं है? एयर साइन। अब हमें उठते रहते हैं जेमिनाई। ठीक है, लिब्रा, मिथुन, तुला और तीसरी एक्वेरियस, कुंभ। ये हमारा है एयर एलिमेंट। ओके, एयर साइन, जिसको अपन एयर साइन। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर एलिमेंट, इसकी कौन सी बच गई? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये है वाटर। इमोशंस, इंट्यूशन, डेप्थ। ठीक है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो ये वाटर। तो जहां जहां ये जो जैक साइन होंगे हमारे चार्ट में, वहां हमारा फ्लो लाइक वाटर। जहां ये होंगे लाइक एयर, ये होगा वहां लाइक अर्थ, ग्राउंडिंग। और जहां ये होगा लाइक फायर। समझ रहे हो ना? तो क्या चाहिए फायर को? क्या चाहिए फायर को? क्या चाहिए? अगर फायर के पास डायरेक्शन नहीं होगी तो जला के खाक कर देगी दुनिया को। दैट मीन फायर नीड्स
डायरेक्शन चाहिए ना, फायर को क्या चाहिए, ग्राउंड, ठीक है। एयर नीड्स, एयर को किस चीज की जरूरत है, फायर, एयर नीड्स ग्राउंड, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना, वाटर। अब इसको क्या चाहिए, अर्थ साइन को इंस्पिरेशन, फायर, और वाटर को क्या चाहिए, क्लियरिटी, एयर। चाहिए कि नहीं चाहिए, एक दूसरे के पूरक है हमारे चार्ट में एलिमेंट, इसलिए ये तीन तीन भागों में बांटे। पर्पज मीट डायरेक्शन, लाइक पर्पज मीट्स डायरेक्शन, चाहिए कि नहीं चाहिए। कामा मीन्स काम, मोक्ष, ठीक है, वर्कआउट फॉर मोक्ष, and moksha can come if you work on clarity। हो गया ना पूरा कहीं पूछ, ऐसे ये एलिमेंट है। फिर इसके बाद है, अपन जब भी चार्ट देखते हैं तो अपन देखते होंगे उसमें कि कहीं पर लिखा हुआ है ये रेट्रोग्रेड मोशन है, कहीं लिखा हुआ है कंबस्ट है एनर्जी, कहीं लिखते हैं डेविएटेड है, कहीं लिखते हैं जनरेटेड है, कहीं लिखते हैं बड़ा वर्क है जी आपका ये प्लेनेट, ऐसे लिखते हैं ना। सो द रेट्रोग्रेड मोशन, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मोशन, कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड मोशन में होगा लाइक दिस, स्टार लगा होता है ना वहां पर, स्टार लगा होता है, वहां पर एक्सट्रोवर्ट नहीं होना है, इंट्रोवर्ट होना है, कर्म की डिमांड है। क्या होना है, कभी भी अपने प्लेनेट को रेट्रोग्रेड मोशन में देखो, या होते ही रहते हैं ईयरली, वो तो होते ही है रेट्रोग्रेड, कोई ना कोई तो प्लेनेट जाएगा मोशन में, वहां पर एक्सट्रोवर्ट नहीं इंट्रोवर्ट वर्कआउट, मतलब इसे सिंपली वे में समझ ऐसे कि हमें वहां पर क्या एनर्जी मिल रही। तो प्लेनेट अगर बैकवर्ड मोशन में होगा, बैकवर्ड रोटेट का मतलब ये नहीं होता कि प्लेनेट ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया, बाहरी चीजों पर मत देखो, अंदर देखो, अपनी एनर्जी को अंदर बैलेंस करो, रेट्रोग्रेड ना उसका मोशन स्लो होगा ना कुछ होगा, वो एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट हो जाए, वो फिर अंदर की तरफ देख। ओके, तो रेट्रोग्रेड क्या होगा, तो क्या क्या देखेंगे, इंट्रोवर्ट देखें उस जगह। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है देन एक्सट्रोवर्ट कर्मा नहीं देखना है, अपने अंदर देखो कि इस कर्मा की डिमांड क्या है। कार्मिक एम्प्लीफिकेशन है ना ये, कार्मिक एम्प्लीफिकेशन, कार्मिक है। क्या बोलेगा, ये बोलेगा मास्टरी करो थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, रेट्रोग्रेड मोशन इज द सेल्फ। और नेक्स्ट इज डेविएटेड, कोई भी प्लेनेट डेविएटेड होगा जिसे एस्ट्रोलॉजी का जो नॉर्मल लोग हैं वो नीच का ग्रह बोल रहे हैं, होता है ना, सुना होगा ना सबने, ये नीच ग्रह है जी, ये उच्च ग्रह है जी। वहां क्या हो रहा होगा, वहां हमारी एनर्जी स्ट्रगल कर रही होगी, एनर्जी का स्ट्रगल है, इसलिए बोल रहे हैं। क्या होगा, फियर होगा, अवॉइडेंस होगा, सेल्फ वर्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होगा आदमी, सेल्फ वर्थ से दूर हो रहा होगा। और क्या होगा, यहाँ पर अगर अपनी एनर्जी स्ट्रगल कर रही है तो दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे, सो द एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, बचाना है ना इस चीज से खुद। लेकिन ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है अपनी छिपी हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को बाहर लाओ,
थ्रू दिस स्ट्रगल, तुम्हारे अंदर यूनिवर्स ने बहुत कैपेबिलिटी डाली है, इस स्ट्रगल के माध्यम से उसे उस स्ट्रेंथ को डेवलप करो। बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जहां स्ट्रगल होगा वहां स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियस। अगर यूनिवर्स कहीं स्ट्रगल करवा रहा है तो वहां पर स्ट्रेंथ भी तो दे रहा हूँ। हाँ, डिग्रियों पर अपन अलग से एक क्लास बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो सेल्फ अवेयरनेस की। डिग्रियां जो घटती बढ़ती रहती हैं, तो उस हिसाब से प्लेनेट की पावर भी घटती बढ़ती रहती है। कभी वो बच्चा होता है, कभी वो युवा होता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो वो 30 डिग्री तक जैसे जैसे जाएगा, वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना एक हाउस में, तो वो अपनी एनर्जी में वैसे वैसे बिहेव करेगा। अब ये जो मान लो कोई कोई तरह कंबस्ट होगा, तो कंबस्ट क्या होगा? कंबस्ट का मतलब है कि कोई भी प्लेनेट जब नियर बाई टू सन है, कोई भी प्लेनेट जब बहुत सूर्य के बहुत नजदीक होगा, अब कोई राजा के बिल्कुल पास आस पास होगा, तो राजा उसे क्या बोलेगा? राजा उसे क्या बोलेगा? राजा के सामने कोई जाएगा तो क्या है? राजा उसे बोलेगा प्लीज ड्रॉप योर ईगो, भाई मेरे सामने अपनी ईगो शो। सो वहां क्या हुआ? कंबस्ट एनर्जी में ईगो क्लेश होगा, डिस्टोर्शन हो रहा होगा। सो अगर किसी के साथ हमारा ईगो क्लेश चल रहा है, तो वो प्लेनेट क्या है? कंबस्ट, उस विषय पर। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सूर्य के बहुत नजदीक है, तो सूर्य उसे एनर्जी भी दे रहे होंगे। तो इन 3D देखा जाए तो वो प्लेनेट ओवर पावर हो जाएगा, ओवर पावर भी तो हो जाएगा ना वो। राजा के पास बैठा है, तो फिर मैं राजा का बहुत खास हूं, समझ रहे हैं? तो वो जो खास होते हैं वो ज्यादा इगोस्टिक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अब हम में से कोई ये सोच ले कि मैं बाबा के बारे में सबसे ज्यादा जानता हूँ, तो वो इगोस्टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राजा के पास वाले लोग इगोस्टिक, होता कुछ नहीं उनके पास, बट ईगो क्लेश हो जाएगा वहां। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? अष्ट अष्ट, क्योंकि वो राजा के पास तो आराम से बैठा है, बट ईगो क्लेश चल रहा है कहीं ना कहीं जीवन में, उस एरिया में जहां पर वो कंबस्ट है। ठीक है, क्या करना है फिर यहाँ पर? पास होने का मतलब अपनी रोटेशन साइकिल में जब वो सूर्य के पास पहुंचे। अब वो जैसे कि आज है, आज अपन देखते हैं ना, आज सन, सैटर्न और नेपच्यून एक दूसरे के साथ अपने अपने उसमें पाइसेज में है। आज का जो ट्रांजिट है ना, राजा के सामने तो कोई बोलेगा, यहाँ ईगो को खत्म कर देना। सन सैटर्न की क्या एनर्जी है? सन सैटर्न की एनर्जी अपने पिता के साथ, अथॉरिटी पर्सन के साथ। सैटर्न की क्या एनर्जी है? कर्म की। तो अपने अथॉरिटी पर्सन के सामने, जो जो आपको अथॉरिटी कर रहा है, उसके सामने आप क्या ईगो दिखाओगे? जो ऑलरेडी आपका अथॉरिटी पर्सनैलिटी है, उसके सामने हम क्या ईगो? तो वहां पर, अब यहाँ पर हो सकता है कि सैटर्न की डिग्री 24 डिग्री का हो, बट कंबस्ट हो जाए। सैटर्न तो मैच्योर हो रखा है ना, ट्रांजिट की तरफ जा रहा है। सैटर्न तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो डिग्री कितनी भी हो सकती है यहाँ पर, उस हाउस की डिग्री है वो, पाइसिटी। अब जब राजा चक्कर लगा रहा है मार्केट में, तो कोई भी हो, कोई भी हो, अब सैटर्न यहाँ जब तक पाइसिटी में बैठे हैं, तो उसका एकाधिकार है, वो समझता है कि ये मेरा एरिया है। और सूर्य आ गए, सोल आ गई है कर्म के साथ। तो यहाँ पर वो पूछेगी ना, कितना कार्मिक, भाई तू कार्मिक तो कर रहा है, उस कार्मिक का ईगो तो नहीं है तेरे अंदर? तो ईगो क्लेश होगा, 3D में ईगो क्रिएट हो जाता है ना हमारे अंदर। जिस भी रूप में हम काम कर रहे हो, तो हम उसे ईगो बना ही लेते हैं किसी ना किसी रूप में। तो जब भी प्लैनेट कंबस्ट होगा, तो वो ईगो,
वहां पर ईगो बर्न होगा। क्या होगा? हमारा ईगो पर चोट लगेगी। वैलिडेशन, इसलिए नो नीड ऑफ वैलिडेशन, अपना जो काम है उसे करते रहो। वहां पर ईगो में हम कहीं ना कहीं रुके होते हैं किसी ना किसी रूप से, वो हमारा ईगो ट्रिगर करेगा। ईगो होता है ना लोगों को, सोल हमारे कर्म को ट्रिगर कर, या यात्रा ये कर रहा है। हाँ, वहां नहीं जाना। फिलहाल ये समझो, वर्ग उत्तम होगा तो क्या करेगा? वर्ग उत्तम होगा तो वहां क्या करेगा? वहां प्लेनेट अपना सबसे अच्छा फल देगा। वहां पर प्लेनेट, ये समझो, वहां पर प्लेनेट सबसे अच्छी पोजीशन में है। बोलते हैं ना, मेरे 8th हाउस में सन वर्गोत्तम है, दैट मीन मेरी आत्मा वहां पर फुल्ली सेटिस्फाइड, वर्गोत्तम है, प्योर। पर्पज में क्लियरिटी आएगी। जहां आप आराम से बैठे होगे वहां पर्पज में क्लियरिटी आएगी। जहां भी आपकी ये एनर्जी आराम से बैठी होगी वर्गोत्तम प्लेनेट, वहां पर उससे जुड़ा हुआ पर्पज क्लियर हो जाएगा। बैठ के सोच सकता है ना वो वहां पर, वो डिस्टर्ब तो नहीं है। तो ये था उच्च का। अब नीच का, एग्जैक्टेड। नीच का था, अब उच्च का है। कहीं उच्च का होगा प्लेनेट तो क्या करे? अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। ठीक है, जब भी कोई चार्ट में एग्जैक्टेड प्लेनेट हो, तो समझो कि वो अपनी, यहां पर हमें इस एनर्जी के साथ अपना हाइयर पोटेंशियल यूज करना है इस हाउस के। ठीक है, ये 5 चीजें आपको कॉमन रूप से मिलेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना हाइयर पोटेंशियल यूज करने के चक्कर में, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल हाइयर यूज करना है, कॉन्फिडेंस नॉर्मल रहे और ग्राउंड से कनेक्ट रहो। पोटेंशियल कितना भी यूज करो बट बी ग्राउंडेड। रिवाइज कर लो, स्ट्रॉन्ग है, रेट्रोग्रेड मोशन में प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, ठीक, लेकिन इंटरनली, इंटरनल चीजों डीप है, ठीक, डेबिलिटेड है, दैट मीन वहां पर इनिशियली वीक है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल के साथ ग्रोथ मिलेगा, अपनी स्ट्रगल से ग्रोथ मिलेगा उस जगह पर। कंबस्ट है तो क्या है? कंबस्ट है तो क्या है? नियर बाई टू सन, मतलब वो हिडन हो गया ना, हिडन है वो, सरप्रेस्ड हो गया, तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा, या फिर ईगो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, या तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा या फिर ईगो से इन्फ्लुएंस हो जाएगा उसमें, दोनों ही काम हो जाएगा। अब कोई नेगेटिव सन उसे मिल गया 3D में, तो वो उसके ईगो को बूस्ट कर देगा। कोई पॉजिटिव सन मिल गया तो वो उसे इंटरलाइज कर देगा कि वो ईगो मतलब। वर्गोत्तम है तो क्या है? प्योर है और स्टेबल है, प्योर एनर्जी है और स्टेबल है, किसी भी चीज के प्रति कंसिस्टेंसी है। एडजेक्टेड होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है और एलिवेटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एलिवेटेड, एफर्टलेस, हाइयर एक्सप्रेस, हाई एक्सप्रेस करेगा वो। बेसिक है ये सारी चीजें, समझो हमारे चार्ट का ये पर चार्ट तो बेसिक है सारे पास। अभी एस्ट्रोलॉजी में नहीं घुसे हम, अभी तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें वो है जो जहां से शुरू कर सकते हैं, देखना सुनना समझना। अब हर हाउस का एलिमेंट होगा तो प्लेनेट का भी एलिमेंट होगा, ऑब्वियस है। और एक प्लेनेट भी किसी न किसी एलिमेंट के तहत ही काम कर रहा होगा। पंचभूतों से ही बना है पूरा संसार, 5 तत्वों से, तो वो एलिमेंट है 5 तत्व हमारे। सो फायर एलिमेंट की कौन सा प्लेनेट है? सन, मार्स, केतु, ये फायर है।
भाई ये तीनों ही हमें एक्शन देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, करेज देंगे, विल पावर देंगे। सूर्य से हमें विल पावर मिलती है, देंगे कि नहीं देंगे? तो वो अग्नि तो है। पॉजिटिव होगे तो यही देंगे, और नेगेटिव होगे तो क्या देंगे? एंगर देंगे, ईगो देंगे, डिस्ट्रक्शन देंगे। पॉजिटिव होंगे तो वो देंगे, और नेगेटिव होंगे तो वो। फायर एलिमेंट तो यही काम करेगा। अग्नि तो अग्नि है, वो बोलती है या तो इससे प्रकाश कर लो या अंधेरा कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ एलिमेंट, मरकरी, बुध एंड वीनस, ये अर्थ एलिमेंट। प्रैक्टिकलिटी है, मटेरियलिस्टिक रियलिटी है, स्किल्स है, स्टेबिलिटी है। हम्म? यहीं से आएगा। फोकस है, कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। फोकस कहाँ आएगा? मरकरी से ही आएगा। पॉजिटिव है तो ये आएगा, पॉजिटिव होगा तो क्रिएटिविटी आएगी, इंटेलिजेंट हो जाएगा ना, बुद्ध है वहां पे। और नेगेटिविटी होगी तो क्या होगा? नेगेटिविटी होगी तो ओवर अटैचमेंट आएगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। देंगे ना दोनों को, ओवर अटैचमेंट दे देंगे, ओवर एनालाइज करने लग जाएंगे हम चीजों को। जितना एनालाइज करना उससे ज्यादा। बाल की खाल निकालना सुना हुआ ना सबने, बाल की खाल निकालना, वो करने लगे। अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट। यहाँ है अपने सैटर्न और राहु, ये दोनों कर रहे हैं ना एयर एलिमेंट्स। यहाँ पर दोनों कर रहे हैं ना एक साथ काम, एयर एलिमेंट के तौर पर, सैटर्न और राहु। ठीक है। एयर एलिमेंट का मतलब क्या है? एयर है तो मूवमेंट है, एयर है तो चेंज है, एक्सपेंशन है। ठीक है। कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? डिजायर के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, एम्बिशियस है। और यहीं पर छुपे हुए हैं हमारे लाइफ लेसन। ये दोनों तो देते हैं हमें लेसन, राहु का इन्फ्लुएंस और सैटर्न का कर्म। लाइफ लेसन में छुपा हुआ है एयर एलिमेंट। अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या करेंगे? इनोवेशन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। राहु इनोवेशन करेगा, नई नई चीजों में। मास गैदरिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। पॉजिटिव है तो मास गैदरिंग को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और नेगेटिव हुए तो एनेक्सिटी आएगी, फियर आएगा, इल्यूजन आएगा, ऑब्सेशन आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। हाँ, कोई तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं कभी। वाटर, वाटर, वाटर। ये कौन कौन है? मून। और इन 3D वर्ल्ड, इन 3D वर्ल्ड जब हम आए हैं और हम सोए हुए हैं, देन जुपिटर इज ऑल्सो वाटर। डूब जा, बता रहा हूँ ना, पहले कोई सो। इन 3D वर्ल्ड जब हम आए हैं और शुरुआत में हम लोग 3D में हैं, माया संसार में हैं, तो जुपिटर इज इन वाटर है। क्या है? इमोशंस है, इंट्यूशन है, विजडम है। अगर अच्छा पॉजिटिव होगा तो क्या देगा? गाइडेंस देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, इमोशनल इंटेलिजेंस देगा, इमोशनल ब्लॉकेज नहीं देगा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो क्या देगा? ओवर सेंसिटिविटी देगा। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव। दैट मीन योर मून इज नेगेटिव। ओवर सेंसिटिविटी इज नेगेटिविटी, भगाएगा चीजों से, एस्केप होने की ट्राई करेंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी देगा दूसरों को। अब है लास्ट, ईथर। आकाश नहीं, ईथर। सो जब ये अपन लोग स्पिरिचुअल कंसेप्ट में जाएंगे, देन जुपिटर इज योर ईथर। क्योंकि हम अब यहां से हीलिंग, वाटर इज हीलिंग ना, हीलिंग से जब हम लोग खुद को हील करने के लिए आगे तरफ जाएंगे, तो हमें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस जो देगा वो ईथर देगा। ईथर कौन होगा?
Jupiter. That means pure consciousness, expansion beyond materialistic plans. तुमने अपनी दुनिया में जितने भी प्लान बना रखे उनसे परे की चीज, और वो फील्ड है जहां से बाकी सारे एलिमेंट ऑपरेट है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नमक। अब है हमारा चार्ट रीडिंग। बड़े चार्ट की रीडिंग कैसे? बस चार्ट की रीडिंग, पहले अपना चार्ट, और ये मैं फिर बता रहा हूं सबको, ये जितने भी वेबसाइट से चार्ट वार्ट निकालते हो ना, वो अच्छी बात है, ठीक है, मिल रहे हैं, अच्छा, लेकिन अपने हाथ से अपना चार्ट जरूर बनाया करो, लिख दो। जैसे ये मंडल बनाओगे ना, तो ये मंडल कनेक्ट करेगा, वेबसाइट से मंडल उतना कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा जो हाथ है और जो हम लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमें कनेक्ट करेगा, मतलब मंडला से करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना लग्न, ठीक है, लगन से क्या है ये हमारा लगन, क्या है हमारा फिजिकल बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है ना, सेल्फ है ये हमारा, और लाइफ डायरेक्शन भी यहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लगन, ये हमारा लगन क्या है, ठीक। 12 के 12 हाउस में क्या है, ये हमारा सेल्फ है, आइडेंटिटी है। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ है, स्पीच है, फैमिली है। थर्ड हाउस करेज है, सिबलिंग्स है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन है। फोर्थ हाउस में वो तो सबको पता ही है ना, अब दोबारा पूछना है किसी को, ठीक, वो गेम है, उसको तो समझ ही जाओ कि कौन सा हाउस कहाँ का। सो वो लगन का पता करने के बाद ये पता करना है कि वो उसका नंबर कौन सा है, वो किस नंबर का हाउस, ठीक है। नंबर हाउस मतलब राशि कौन सी है, वो हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस। अब यहाँ राशि कौन सी है, मान लो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो राशि कौन सी हो गई हमारी, सजिटेरियस। ये हमारा लगना है, ठीक, यही तो है, यही होगा ना, जो बिहेवियर बताएगा, मतलब हमारा पर्सनैलिटी का, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बिहेव करे। सो हम अपनी कोर एनर्जी एक्सिस के तौर पर किस चीज को देखेंगे, कोर एनर्जी जो है हमारा, क्या देखेंगे, हमारा लगना, मून एंड सन, ये हमारी कोर एनर्जी। कैसे है कोर एनर्जी, ये हमारा फिजिकल प्रेजेंस, हम फिजिकली कैसे प्रेजेंट हो रहे है ना। मून क्या है, मून हमारा इमोशनल प्रेजेंस, इमोशनली मेंटल एनर्जी है ना, ये हमारा मेंटल एनर्जी है। एंड सन विल टेल अस सोल की क्या एनर्जी, सोल एनर्जी है ये। सो द फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी एंड सोल एनर्जी, ये सबसे पहले दिन। और मून का जो नक्षत्र हुआ, नक्षत्र मून, वो क्या है, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, ठीक है।
उसके जो लोड होंगे, मून जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के जो लोड होंगे वो हमारी महादशा की एनर्जी। ये 5 चीजें सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे हमारा। समझ गए क्या रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले? ये 5। तो हमें किस चीज का पता चल जाएगा? हमारी फिजिकल एनर्जी क्या है, हमारी इमोशनल एनर्जी क्या है, हमारी सोल एनर्जी क्या है, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, और महादशा, महादशा मतलब ओवरऑल रूल्ड एनर्जी क्या है जो सभी को रूल कर रही है एंड मेकिंग आवर्स। और व्यक्ति यहाँ पर सैटर्न की महादशा में पैदा हुआ होगा तो उसका जो कोर एनर्जी है वो कहाँ है? सैटर्न की एनर्जी उस समय वही बना रहा होगा ना उसको। लगन में भी उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, हाउस में कौन कौन प्लान है वो तो अपनी पर्सनल है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल है कि मेरे किस हाउस में क्या चीज बैठी। अपन एक कॉमन एनर्जी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अब तेरे लगन में वीनस है तो क्या है कि लगन में उस वीनस की एनर्जी में फिजिकल प्रेजेंस देखेगी कि नहीं देखेगी? अपनी फिजिकल एनर्जी, जितने भी प्लैनेट लगन में बैठे हैं वो किस एनर्जी को शो करेंगे? फिजिकल एनर्जी को शो करेंगे, फिजिकल प्रेजेंस को शो करेंगे। वो लगन में बैठे होंगे, मून के साथ बैठे होंगे तो किस चीज को शो करेंगे? इमोशनल एनर्जी को शो करेंगे। कोई सूर्य के साथ बैठा हो, कोई युति बना दे, वो किसको शो करेगा? वो सोल की एनर्जी को शो। कोई नक्षत्र, नक्षत्र का वो अलग बात होगी, मतलब विषय अलग है। सो ये 3 और ये 2, 3 2 5। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। ठीक है, पहले ये चीजें देखनी है हमें सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे सैटर्न कहाँ प्लेस है और उसकी दृष्टियां क्या है। ठीक है, सैटर्न कहाँ प्लेसमेंट। इसके बाद राहु के कार्मिक क्लींजिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और किस चीज पर हम मास्टरी करके आए। पहले अगर ये समझ आ गया ना तो इस राहु केतु और सैटर्न का फंक्शन आसानी से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद देखना है हमें जुपिटर कहाँ है। नंबर 3 जुपिटर। सन मून यहाँ आ गए थे, सन मून तो यहाँ आ गए, जुपिटर। उसके बाद देखेंगे मार्स, और इनकी दृष्टियां भी देखना साथ। हमारे लाइफ में ये काम है। तो ये प्लेनेट रखते हैं दृष्टि। सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड राहु केतु। अब फिर इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग नंबर 5 वीनस, फिर नंबर 6 मर्क्यूरी। ठीक है, राहु केतु को मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि एक्सिस बनाएंगे ना दोनों। ऐसे देखेंगे हम हमारा पहले प्लेनेट पर ही शोध करना है। ठीक है, नक्षत्र सिर्फ जन्म का नक्षत्र देखना है, बिकॉज वी वांट टू नो अबाउट आवर महादशा, महादशा की एनर्जी देखना। कहां से शुरू किया था हमने? सो द हाउस, हाउस मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। सो द हाउस, फिर उसमें जोडियक साइन क्या है। ठीक है, और फिर उसमें प्लेनेट कौन है और प्लेनेट की दृष्टियां क्या है। ठीक है, जब ये समझ आ जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट
है कि उन प्लैनेट्स के पीछे नक्षत्र कौन। नक्षत्र पर अभी मत चले जाना, उलझ जाओगे सब के सब। नक्षत्र की एनर्जी को ऐसे डिकोड नहीं, हर जगह की सब कॉन्शियस माइंड को हम डिकोड नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे हमारा लाइफ साइकिल बताएगा। तो प्लेनेट तक करो, ठीक है। हाउस, मेरा फर्स्ट हाउस सेजिटेरियस है, मेरा फर्स्ट हाउस है ये सेजिटेरियस, मेरा लगना हाउस नंबर 9 हो गया ना, नंबर 9 है सेजिटेरियस, जोडियक साइन है। हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस, और इसमें प्लैनेट बैठा है मान लो केतु। तो हमें इन तीनों की एनर्जी डिकोड करें सबसे। सो द ओवरऑल पर्सनालिटी इज केतु, सन एंड मार्स ना, मरकरी, मरकरी, ठीक है। ओवरऑल पर्सनालिटी इज, अपनी फिजिकल एनर्जी क्या है, जिसे हमारा ओरा, ओरा समझते हो ना सब, ओरा किसको बोलते हैं, हमारा ओरा क्या है, ऐसा ओरा। तो कैसे कनेक्ट होंगे अपने ओरा से, अपनी एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगे, जब इसे डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने का मतलब क्या है उसे भी समझ। ब्रह्मा हमें कभी भी मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। यूनिवर्स नेवर से नो, यूनिवर्स में नो नहीं है। तुम नेगेटिविटी मांगोगे नेगेटिविटी दे देगा, पॉजिटिविटी मांगोगे पॉजिटिविटी, जैसा तुम दोगे वैसा ले लोगे, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। आज रात को तू ये सोच के सो कि आई नीड अवेयरनेस अबाउट माई फर्स्ट हाउस केतु, इट विल कम टू यू 100% श्योर। अपने आप आएगी कॉन्शियसनेस, हम जो यूनिवर्स को देंगे वो वापस देगा। सो अवेयरनेस यूनिवर्स से मांग। मैं आज से 2 साल पहले मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टडी में इन सब चीजों में थोड़ा सा और शार्पनेस लानी है। सो मैं कुछ बुकें ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। पहले तो मुझे बुकें ही नहीं मेरे तरीके से। फिर मैंने सोचा कि मैंने एक दोस्त को बोला, मैं बोला यार यहाँ पर ये बुक नहीं मिल रही, तू लेके आना। बोले मेरे लिए भृगु संहिता ले आया। मैं ऋषि भृगु ने लिखी थी भृगु संहिता, उसमें अच्छी जानकारियां हैं, वो ले आया उसको। मैंने एक 2 पेज उसका खोल के देखा, 2 साल हो गए, धूल जम गई है उसको। वो देखा कुछ। अकल्ट हमें बुकें नहीं दे सकती है, अकल्ट हमें एक्सपीरियंस दे सकती, कॉन्शियसनेस दे सकती। अकल्ट पर काम करने वाले लोगों को बुकों से लेना है, बुकों से लेना है, पर क्लियरिटी कहां से मांगोगे, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स। सो बुक पढ़ो, राशियां देखो, नक्षत्र पढ़ो, क्या क्या चीज काम करती है, यूट्यूब के वीडियो भी देखो। पर जब अवेयरनेस चाहिए हो ना, उस चीज एक्चुअल अवेयरनेस चाहिए उस चीज के बारे में, तो यूनिवर्स से मांगो। यूनिवर्स से मांगोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा उस चीज के लिए आपसे। तो जब भी आप यूनिवर्स से मांगोगे तो ये यूनिवर्सल चीज है ना, मटेरियलिस्टिक थोड़ी ना मिल सकती है। एनर्जी मटेरियलिस्टिक मिलती है कहीं, दिखती सुनी है आपको कि एनर्जी यहाँ पर मटेरियलिस्टिक मिल रही है। वीनस की एनर्जी का सुना है कहीं पर? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई दुकान है वीनस की एनर्जी जहां पर मिलती हो? कोई दुकान नहीं, कोई जुपिटर की दुकान नहीं है, कोई सैटर्न की दुकान। ये कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक स्टडी। सो कॉस्मिक चीजों के लिए डिमांड करो। आई वांट टू नो अबाउट माय पर्सनालिटी, आई वांट टू नो अबाउट माय चार्ट। एक एक चीज को पकड़ के चलो। द फर्स्ट थिंग इज माय फिजिकल ऑरा, माय फिजिकल एनर्जी। मुझे इसी की डिकोडिंग है। जैसे जैसे उस डिकोडिंग के साथ अलाइन होते जाओगे, वैसे वैसे लोगों में तुम्हें लोग देखेंगे तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट करने लगी है ना यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स दे रहा है डिकोडिंग, तो यूनिवर्स बता रहा है कि भैया ऐसे, मतलब कि चेहरा, मोरा, ओरा सब क्लीन होता चला जाएगा। ये देख लोगे, अपने अपने चार्ट है ना सबके पास, देख लोगे। एक बार के लिए देखो, मैं अवेलेबल हूं, जब मन करे तब पूछो, लेकिन एक बार के लिए खुद इस पर रिसर्च करके देखो। जहां अटक जाओ वहां मुझे बताना। उसके बाद देखेंगे हम लोग हमारे ही चार्ट में करंट महादशा, करंट महादशा क्या चल,
राइट नाउ, राइट नाउ हमारे चार्ट में क्या होना है ये। इतना जब कर लोगे ना, इतना जब कर लोगे एक्चुअली उस दिन फिर किसी से पूछने नहीं जाओगे, ना कोई वीडियो पसंद आएगा ना ऑडियो पसंद आएगा किसी को, उस दिन फिर इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे, लेकिन खुद खुद से करना पड़ेगा, दूसरा कोई ना बता सकता ना सीख। मेरे से लोग चार्ट रीडिंग करवाते हैं तो मैं यही बोलता हूँ सब कि अवेयरनेस दे सकता हूँ, करना खुद ही पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस पर काम करता हूँ और काम कम आता है। काम काम दिया करो भाई मुझे मार्केटिंग कर रहा हूँ ठीक। तो ऐसे सर राहु केतु एक्सिस हमें क्या बताएगा, कल किया था ना अपन, राहु केतु एक्सिस क्या बताता है, केतु क्या बताएगा, पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा, और राहु फ्यूचर ग्रोथ, राहु फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताएगा। राहु क्या बताएगा कि आपको इवोल्व कहाँ होना है। केतु क्या बताता है कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप इस चीज में स्किल्ड हो बट डिटैच हो चुके हो। ठीक है, पास्ट लाइफ से ये तो लेके आया पैटर्न हो, यू हैव डन मास्टरी बट डिटैच्ड। पहले लगना, फिर अपना मून साइन जहां पर मून प्लेस हो, हाँ, फिर उसके बाद सन साइन जहां पर सन प्लेस हो, वहां पर हमारी सोल एनर्जी है, यहाँ पर हमारी इमोशनल एनर्जी है, यहाँ पर हमारी फिजिकल एनर्जी है। जहां सैटर्न होगा वहां हमारी कार्मिक एनर्जी है, कर्म की एनर्जी। जहां केतु होगा वहां क्या है, वहां पर हमारे पास्ट लाइफ की मास्टरी है बट वी हैव डिटैच्ड, सो वी नीड टू ग्रो, इवॉल्व। जहां मरकरी होगा वहां क्या बताएगा, वहां हमारी इंटेलिजेंस है, वहां हमारी इंटेलिजेंस है। जहां वीनस होगा वहां क्या बताएगा, वीनस होगा जहां पर भी हमारा, वहां क्या बताएगा, वहां पर बताएगा कि हम लोगों का हमारे प्रति अट्रैक्शन का मुख्य कारण क्या है। हाँ, तो ये वो हमें ये बताएगा, यहाँ पर लव एंड अट्रैक्शन की एनर्जी होगी। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे युतियां, युतियों पर अपनी चर्चा नहीं हुई है, बट कंबाइंड एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स। युतियां होती है ना बहुत चार्ट में, अभी ने बताया कि सन मरकरी एंड केतु की एनर्जी, कंजक्शन 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 ऑफ प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट में कौन जो है कैसे काम कर रहा हो, तो वो युतियां अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने जानबूझ के लिखी है क्योंकि ज्यादा बोझ हो जाती है चीजें, एनर्जी को हल्के तरीके से लेके जाओ, हल्के हल्के समझना शुरू। पहले यहां समझो, ये तीनों को देखो। फॉर एग्जाम्पल पहले हम समझेंगे कि हमारा लग्न सजिटेरियस, केतु सजिटेरियस ही है, केतु इन मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र के बारे में मत सोचना, पर हम फर्स्ट पर्सनैलिटी के तौर पर अपना उरा कैसे डिकोड करेंगे। फर्स्ट हाउस इज सजिटेरियस जोडियक साइन और वहां केतु। सेकंड इज सजिटेरियस, फर्स्ट हाउस सजिटेरियस इन सन, फर्स्ट हाउस सजिटेरियस मरकरी। पहले इन्हें डिकोड करो ऐसे अलग 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 अलग, फिर इन्हें कंबाइन करो। कंबाइन एनर्जी क्या होगी, देन आवर ओवरऑल फिजिकल एनर्जी, और ओवरऑल हम लोगों को पता चल जाएगा। अब कॉम्प्लिकेट होने की बात क्या है कि पहले हम इन तीनों के कंजक्शन पर गौर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी तो तीनों ही बना रहे होंगे ना, कोई ना कोई पर्सनैलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं। केतु है लगन में तो एक पर्सनैलिटी केतु क्रिएट कर रहा है, सन है लगन में तो एक पर्सनैलिटी सन क्रिएट कर रहा है, और मरकरी है तो एक पर्सनैलिटी ये क्रिएट कर रहा है। तीनों ही पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तीन प्रकार की पर्सनैलिटी है। ऐसे डिकोड करके देखेंगे, फिर इन्हें कंबाइन करके देखें कि युतियां क्या रहा। So overall energy
ऐसे देखो अपनी पर्सनैलिटी कि मेरी फिजिकल एनर्जी क्या मूड है। ठीक है, असेंडेंट साइन, जोडियक साइन, सन साइन। अब वेस्टर्न फिलोसफी में कैसे देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी मून साइन को नहीं मानती, वो सन साइन को मानती है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड हो चुके हैं हमारे समाज में, वो एक्चुअली अपना जो साइन मानते हैं वो सन साइन को मानते हैं, जहां पर उनका सन साइन होता है। बट सन साइन इज नॉट यूर सन साइन। सन साइन से हम नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है ना, मून ही तो सब हमारा नक्षत्र राज को, हमारी एनर्जी को हर समय एक्टिवेट कौन रखता है, मून रखता है। सो वी बिलीव दैट मून साइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सन साइन। मून यात्रा है हमारी, किसकी, सोल की। क्या बोलता है जुपिटर केतु आठ अकेले, एक तो केतु को है ना अकेला मत बोला करो, केतु एक्सिस को कभी भी अकेले मत बात करो। राहु सेकंड और केतु आठ, ये क्योंकि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है ना, यहां है इवॉल्व होना, और यहां है पास्ट लाइफ का कार्मिक पैटर्न। जिस चीज पर आप मास्टरी कर चुके हो वो आपका पैटर्न बन चुका है। मास्टरी करो छोड़ दो, मास्टरी करो छोड़ दो। यूनिवर्स ऐसे बोलता है, किसी भी चीज पर रुकना नहीं, फ्लो में रहो। सो ये तो यहाँ क्या लेके आया है हाउस में, इसका मतलब उन्हें पास्ट लाइफ में अकल्ट पर मास्टरी की है, अकल्ट में मास्टरी की होगी। राहु क्या लेके आया होगा सेकंड हाउस में, वेल्थ लेके आया होगा एंसेस्टर्स की, वहीं पर झगड़ा भी लेके आया होगा एंसेस्टर के साथ ही। समझ रहे, कॉन्फ्लिक्ट भी वही है, जहां राहु होगा बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं जाने देगा वो किसी को। लेकिन जब वो इवॉल्व होगा तो सबसे पहले क्या होगा, केतु का पैटर्न टूटना शुरू होगा। केतु का पैटर्न टूटना शुरू होगा तो वो आगे बढ़ेगा पैटर्न करके, तो इस लाइफ की यात्रा शुरू होगी, स्पिरिचुअल जर्नी। इससे पहले स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है जब तक हम इसका पैटर्न ना तोड़ दे। कोई अपने आप को स्पिरिचुअल बोले, ये बोले, वो बोले, मेरी एनर्जी बहुत प्यारी है जी, जब तक इसका पैटर्न नहीं तोड़ देते हम तब तक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, तब तक हम मेटेरियलिस्टिक जर्नी नहीं। होप सो। और जुपिटर यहाँ बैठा है तो क्या बोलेगा, जुपिटर यहाँ बैठ के गाइडेंस देगा, गाइड करता है। कौन करेगा, यूनिवर्स गाइड करेगा। ये गाइड की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी। सो जब तक राहु को जी रहे हैं तब तक ये जुपिटर केतु दोनों इनएक्टिव हैं। जब तक इसको अकेले इसको जी रहे हैं ना हम लोग, तब तक ये दोनों इनएक्टिव हैं। जब इसको जीना शुरू करेंगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। So evolve your Rahu. Don't involve your Rahu. Evolve your Rahu. इन्वॉल्व बहुत हो चुका है, उम्र हो गई है हमारी सबकी, और ये बच्चे भी जो है 25-26 साल के हो गए सारे। So just evolve your Rahu. Don't involve your Rahu. तो जितना राहु को इवॉल्व करोगे उतना ही खुद से जुड़ पाओगे। केतु खुद से जोड़ता है ना, केतु स्पिरिचुअलिटी खुद से कनेक्ट हो। राहु दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, बाहरी दुनिया से। सारी जिंदगी की जो वो है ना कि मैं तो, जैसे लोग आजकल बोलने लगे, पोस्टर वोस्टर बना देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, आई एम ए ट्रैवलर, मैं इस पृथ्वी पर केवल ट्रैवलर हूँ। तो एक्चुअली वो ट्रैवलर नहीं होते, वो टूरिस्ट है। वो राहु बोल रहा है उनका, वो ट्रैवलर जिस दिन बनेंगे ना वो यहाँ आ जाएंगे, फिर वो बोलने लायक बचते नहीं है, आई एम ए ट्रैवलर बोलने की सर ही नहीं है इसकी, कभी बताने ही नहीं देगा ये बेटा। आप देख, राहु इन तीनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको, सन को, मरकरी को, केतु। इस राहु को इन्वॉल्व मत करो, इवोल्व करो। इवोल्व का मतलब होता है अंदर की तरफ, इवॉल्विंग जेंडर। इन्वॉल्व का मतलब होता है बाहर की तरफ।
तो इस दिमाग को जो है अंदर की तरफ ले गए। इन्हें लगता है कि इन्हें सब पता है और सब समझ आ गया। अकल्ट में बैठा है ना कि तुम पास्ट लाइफ से मास्टरी करके आ रखेंगे। समझ रहे हो? यही पैटर्न तोड़ो, खुद को बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। लर्निंग की तरफ जाओ। ये सीख नहीं रहे हो तुम, ये सिर्फ तुम सुन रहे हो। ये सुन रहे हो, सीखोगे ना उस दिन फिर अलग वाइब आ जाएगी तुम्हारी। मेरा काम नहीं सारी जिंदगी इस चीज पर, मेरे गुरु ने सिखाया वाइब्रेशन पर ही ना, मुझे पता चल जाए किसकी क्या वाइब्रेशन, मुझे पता है। इसलिए याद आना, जिस दिन इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए उस दिन मैं समझ जाऊंगा वही वाइब्रेशन का है। अब तक ये ईगो है, ऐसे ईगो, स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं हम लोग इसे। अच्छा, स्पिरिचुअल ईगो एक दिन इससे बाहर निकलना है। हर प्रकार ये सारे प्लेनेट जितने भी पिछले जन्म में काम करके आ रखे हैं ना, ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करके आ रखे होंगे। मतलब अकल्ट में अगर केतु बैठा है, जुपिटर बैठा, लास्ट लाइफ में कितना मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करके आ रखी होगी, खूब करके आ रखी होगी ना। तो उधर ये सारे प्लेनेट बड़े अच्छी पोजीशन में होंगे। तो वो सब क्या है, वो ईगो ही तो लेके आए हैं अपने साथ। जैसे ही वो माया में आए होंगे तो किस चीज में आए होंगे, ईगो में आए होंगे। जैसे ही वो इस माया संसार में आए तो वो ईगो में आए, जैसे ही वो उस आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे वो धीरे धीरे ईगो टूटता चला जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पहले तुम लोगों के साथ नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअल ईगो लाता है ये। जुपिटर 8th हाउस और केतु 8th हाउस क्या करेगा उसे पता है। ये जहाँ ये स्पिरिचुअलिटी का हाउस है ना हमारा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी तो है। ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक तो होता नहीं, स्पिरिचुअल होता है, मोक्ष ट्राइन है। तो ये स्पिरिचुअल और मास्टरी करके आ रखा है, तो क्या करेगा, मास्टर का तो ईगो हो जाएगा ना। आई एम मास्टर्ड अबाउट दिस, तो स्पिरिचुअल ईगो लाएगा। रेट में देख रहे हैं 8th हाउस का इफेक्ट इस पे भी है और इस पे, दोनों। केतु का इफेक्ट इस पे भी, स्पिरिचुअल जर्नी का भी ईगो, और ये जो पार्टनर हाउस है इस पर, दोनों पर असर डाल रहा है ये समान रूप से। 8th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा ऑब्वियस है वो 7th हाउस तो रिलेट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हमारा पार्टनर है और ये हमारी ससुराल, मतलब पार्टनर का फैमिली। तो दोनों को कनेक्ट इसीलिए किया गया है ना। अब यहाँ दूसरी तरफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो ये केतु क्या करता है, अपनी ससुराल से डिटैचमेंट देता है। अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो वही कर रहा होगा ना, मतलब ससुराल से डिटैचमेंट दे रहा होगा कि मेरे इन लॉज के साथ मेरा नहीं बनती है, बनने नहीं देगा, डिटैचमेंट दे देगा। या फिर अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, ये सरेंडर कर देगा, ये अपने आप को मतलब बहुत गिरा पड़ा बना लेगा। सन्यासी है ना, ठीक है भाई तुम मुझे मारते रहो पीटते रहो, मैं तुम्हारा काम करता रहूंगा, ऐसे काम करेगा भाई। क्योंकि इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, ये दर्द है हमारा नीचे का हिस्सा। तो जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है तो वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगा। जिस दिन ये अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर लेगा उस दिन इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आप ऐसे देखो, मतलब कि हमारा दिमाग यहाँ काम कर रहा है, दिल यहाँ काम कर रहा है। हमारा दिल यहाँ काम कर रहा है, दिमाग यहाँ, ऐसे देखो। तो अपने आप को समझो, धीरे धीरे समझ आ जाएंगी चीजें, जीवन में हुई घटनाएं भी समझ आएंगी। क्योंकि यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था ना, बर्थ टाइम पर यहाँ से तो हमने शुरू किया था। पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या एनर्जी है, क्या सबकॉन्शियस माइंड है उस टाइम पर, क्या है हम लोग, क्या करने आए हैं। फिर अपने ट्रांजिट आते जाएंगे, आज ट्रांजिट नया आ गया, कल नया आ गया, परसों नया आ गया, फिर और नया आ गया, तो ऐसे ट्रांजिट आते जाएंगे। तो एनर्जी जो है जहां तक काम कर चुकी होगी उससे आगे लेके जाएगी। राहु क्या कर रहा है, इन्वॉल्व करके ही तो इन्वॉल्व कर रहा है ना चीजों में। अब क्या करेगा, पार्टनर के साथ अगर इन्वॉल्व नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से इसमें कुछ नहीं रखा है। केतु केतु के पास जाओ, वापस खुद के पास आ जाओ, ऐसे ही तो पता चलता है ना।
तो जाना पड़ेगा ना वहां तक, पहले वो इन्वॉल्व हो, इसीलिए इन्वॉल्व कर रहा है वो चीजों, ताकि हम इन्वॉल्व होके और अपने पैटर्न, तो नोइंगली अननोइंगली करना वही है जो यूनिवर्स चाहता है। बट नोइंगली करेंगे तो कुछ ऐसे ट्रोमा से बच जाएंगे जो हमारी लाइफ में ना होते तो अच्छा। अवेयरनेस उसी चीज की है, सेल्फ अवेयरनेस उसी चीज का, समझ रहे हो? आप एक छोटा सा बोल एसेंस ले लेते हैं कि कोई बच्ची बेचारी पैदा हुई, यहाँ पर राहु है और यहाँ केतु, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पहले केतु था, राहु है, अब मान लेते हैं राहु केतु है। अब क्या होगा, अब ये राहु रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, तो वो बच्ची जब 17-18 साल की होगी तो ये 360 घूम जाएगा, चार 360 घूम जाएगा ना। और ये घूमते ही क्या करेगा, फिर जब राहु केतु दोबारा यहाँ आएगा तो वो पास्ट लाइफ के पार्टनर के साथ उसको कोलैबोरेट करेगा कि नहीं करेगा, वो भी ऐसा करेगा। 17-18 साल की उम्र में जब ये 360 घूम के आएगा और वो लड़की हो गई, अब वो पार्टनरशिप वाला कार्मिक रिलीज करने की योग्य हो गई है, तो उसे अपने पार्टनर से कनेक्ट करेगा ना, वो भी सही है चीज, तो एनर्जी है वो क्लींस करनी है, तो वो यहाँ पर करेगा। फिर यहाँ से वो पार्टनर हाउस की कार्मिक क्लीनिंग शुरू, फिर यहाँ आएगा तो वो घर की कार्मिक क्लीनिंग स्टार्ट करेगा। वह हमारे घर पे जो, अब जितने प्लेनेट सैटर्न के पास से गुजरेंगे, सैटर्न उनका कार्मिक पैटर्न पकड़ाएगा उनको, जो भी उनसे रिलेटेड कर्मा होगा उसे देगा। जो केतु के पास से निकलेंगे तो केतु उनके पैटर्न बोलेगा। अब केतु जिस चीज पर मास्टरी करके आ रखा है, पास्ट लाइफ में उसके पास कोई वीनस का पैटर्न है, उस पेन ड्राइव में कोई वीनस का पैटर्न है केतु, तो जैसे ही वीनस इससे मिलेगा तो केतु तो बोलेगा इस पैटर्न को क्लियर करो, करेगा ना, नोइंगली और अननोइंगली इस पैटर्न को वो क्लियर करेगा। सो ऐसे पहले अपनी लाइफ पर खुद शोध शुरू करो। ये है पूरा अपना वो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो इस पिंड में सब कुछ समान उस ब्रह्मांड में दे रखा है। यहां से कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड अपने रहस्य अपने आप खोल देगा, पूरे जीवन दिखाई देने लग जाएगा सामने टीवी की तरह, किस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आवश्यकता थी, क्या कार्मिक पैटर्न। अब जैसे हम लोग बोल देते हैं कोई कार्मिक ट्रॉमा है हमें, कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा है हमें, तो चाइल्डहुड का ट्रॉमा कहाँ से आया होगा, फिर से आया होगा ना, ऑब्वियस है। अब जिसका केतु यहाँ है तो 18, 36 और 54, 5-6 साल की उम्र में वो कहाँ गई होगी, कहाँ गया होगा, फिर ताउस में गया होगा, एजुकेशन के लिए गया होगा। तो यहाँ चाइल्डहुड के ट्रॉमा कहाँ से आएंगे, ऑब्वियस। फिर यहाँ गया होगा, फैमिली ट्रॉमा आ गई जी मुझे, फिर यहाँ गया होगा, मेरे सिबलिंग्स नियर डियर के ट्रॉमा है जी मुझे, 8-10 साल का हो गया, फिर यहाँ गया होगा, ठीक है। मेरे भाई बहनों को मेरे से ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ये भी ट्रॉमा बन गया। फिर यहाँ गया हुआ, 9 साल का हो गया है, 9 साल का हो गया है तो खुद कोई खो दिया है, ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है ना, पैटर्न बन गया है नया, बन गया कि नहीं बन गया। फिर यहाँ गया होगा, 10-12 साल का हो गया, सुसाइड कर रही है, लिबरेशन बुक्स जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर यहाँ गया होगा, नहीं कुछ क्रिएट करता हूँ, कोई सोशल लाइफ बढ़िया से चुन, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ पर वो 10-15 साल का हो गया, 15 साल के आसपास, चलो कुछ काम करते हैं, ये सोचने लग गया, वो सोचने लग गया, कर्म के प्रति भाव हो गया, वो यहाँ गया होगा, टेम्पल का पता चला, कितने साल का हो गया, 16 साल के आसपास का हो गया, 16 साल के आसपास हो गया ना। अब उसे लगा कि हाँ भगवान भी कोई अच्छी चीज है, मंदिर की एनर्जी अच्छी है, घर से अच्छी इसकी, मैं पुजारी बन जाऊं।
फिर यहाँ गया होगा, अब वो 17-18 साल का हो गया, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, समझ रहे, मेरी एनर्जी बड़ी अच्छी है, ये है वो है सबको, हाँ। फिर यहाँ गया हूँ, किसी पार्टनर के साथ कनेक्ट कर गया हूँ, पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर के साथ, वो जो भी पैटर्न होगा, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है लाइफ, वो कनेक्ट कर गया हूँ, तो ऐसे रोटेट करेगा, हमारी एनर्जी ऐसे रोटेट करती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी करवाता हो उसको जूते मारने हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की रिग्रेशन कोई कैसे करवा सकता है हम लोग, क्या कोई सैटर्न से बड़ा है, क्या कोई केतु से बड़ा है। पास्ट लाइफ की रिग्रेशन दैट मीन पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न का ट्रिगर है, वो ज्यादा ट्रिगर पड़ जाएगा आपके ऊपर भारी। किसी भी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ मत करो, जैसे वो चल रही है चलते रहो, एक समय आएगा वो अपने आप निकाल देगी लूप से, एनर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बहुत लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा जी IIT में एडमिशन दिलवाना है, ये पढ़ नहीं रहा, कोई उपाय बता दो, मैं नहीं बताऊंगा, उस छोटे से बच्चे की एनर्जी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो IIT नहीं पढ़ेगा, वो ITI कर लेगा। IIT और ITI में बहुत अंतर है ना, मैं चाहता हूँ वो ITI कर रहे, बट उसकी एनर्जी ठीक रहे, ठीक है, तो स्किल्स होंगी तो सक्सेस हो, कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा। ये चीजें बहुत इजी करने के लिए, कॉम्प्लिकेट तो पहले ही बहुत हो रखी है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना इन चीजों, ना डर में जाना है ना भय में जाना है, डराना नहीं है किसी को एस्ट्रोलॉजी से, इल्यूजन क्लियर होना चाहिए हमारे जीवन का।